गुड मॉर्निंग। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर जे बल सिद्धांत पढ़ा था, मूलदाब सिद्धांत पढ़ा था। अपन पढ़ रहे थे रसारोहण की क्रियाविधि कि भाई जो आपके रसारोहण की क्रिया है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जल का आपके ऊपरी भागों तक जाना, ठीक है, उसमें कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, किस प्रकार जल चढ़ता है, इसकी बात की थी। तो अपन 2 सिद्धांत पढ़े थे। जे बल सिद्धांत पढ़ लिया था, ठीक है। इसमें अपन पढ़ा था कि भाई जो रसारोहण की क्रिया है वो जीवित कोशिकाओं के द्वारा होती है। इसके अंदर अपने 3 सिद्धांत पढ़े थे। गोडेलवेस्की का रिले पंप सिद्धांत पढ़ा था। उसके बाद अपने सर जेसी बोस का स्पंदन सिद्धांत पढ़ा था। ओस्टरबर्गर ने जीवित कोशिकाओं द्वारा रसारोहण की क्रियाविधि का सीधा संबंध नहीं है परंतु वातावरण के अनुकूल बनाती है। उसके बाद पढ़ा था मूलदाब का सिद्धांत। उसमें पढ़ा था कि जो जड़ें होती है उनमें एक दाब उत्पन्न होता है। तो अपने पढ़ा था कि जो जाइलम वाहिकाएँ होती है उसमें जो रस पाया जाता है उसमें धनात्मक दाब होता है, उसे क्या कहते हैं, मूलदाब कहते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था मूलदाब को मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है और आपके जो मूलदाब है वो आपके 2 वायुमंडलीय दाब से अधिक नहीं होता। अपन कल बात की थी कि 2 एटमो प्रेशर या वायुमंडलीय दाब से अधिक नहीं होता है। और ये 2 वायुमंडलीय दाब हो जो होता है आपके कितनी ऊंचाई तक, एक वायुमंडलीय जो 1 एटमो प्रेशर दाब या 1 वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 10 मीटर जो ऊंचा पादप होता है उसके लिए पर्याप्त होता है। 10 मीटर की ऊंचाई के पादप तक जल चढ़ा सकता है। तो मूलदाब कितना एटमो प्रेशर का होता है, 2 एटमो प्रेशर का होता है। तो लगभग ये 20 मीटर जो ऊंचे पादप होते हैं उनके अंदर जल पहुंचा सकता है, लेकिन इससे ऊंचे जो पादप है उनके अंदर ये जल नहीं पहुंचा सकता है। इसके अलावा अपन पढ़ा था कि भाई जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, कि भाई जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होते हैं इनमें मूलदाब उत्पन्न ही नहीं होता। तो अब इनके अंदर आप कैसे समझाएंगे कि जल का परिवहन कैसे होता है। तो ये सभी सिद्धांत थे जो आपके मूलदाब सिद्धांत है, जो ये पूरी तरह से ये समझा नहीं पाए रसारोहण की क्रिया क्या होती है। तो अब अगला सिद्धांत आता है जिसे बोलते हैं भौतिक बल दाब सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांत क्या कहते हैं इसकी बात करते हैं। और ये सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है रसारोहण की क्रियाविधि को समझाने का आज तक अभी तक, तो ठीक है, कि रसारोहण की क्रिया किस प्रकार से होती है इसने अच्छे से समझाया था। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं अपन, और ये आज सिद्धांत के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अपना 7th नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए आप कि सिद्धांत के अनुसार क्या है कि भौतिक बल दाब सिद्धांत या फिजिकल फोर्स थ्योरीज क्या कहती है कि भाई सिद्धांत के अनुसार रसारोहण केवल भौतिक बलों के कारण होता है। इसलिए सिद्धांत क्या कहता है कि भाई रसारोहण की क्रिया जो है, रसारोहण की क्रिया ये किसकी वजह से होती है कि रसारोहण की क्रिया भौतिक बलों के कारण होती है, भौतिक बलों के कारण होती है। जीवित कोशिकाएं इसमें भाग नहीं लेती। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि जीवित कोशिकाएं इसमें भाग नहीं लेती, जीवित कोशिकाएं इसमें भाग नहीं लेती। इसका मतलब अपने पहला सिद्धांत पढ़ा था जे बल सिद्धांत, वो तो फेल हो गए सिद्धांत के अनुसार। फिर इसके बाद वैज्ञानिकों ने समय समय पर अनेक बलों के कारण रसारोहण का बताया, जिसमें देखिए क्या क्या बल बताया इन्होंने कि भाई वायुमंडलीय दाब है, इसके अलावा अंत्य शोषण है, केशिकात्व है। तो कुछ ऐसे बल बताए गए जिनके द्वारा ऐसा माना गया कि रसारोहण की क्रिया विधि होती है। लेकिन सबसे जो प्रमुख सिद्धांत है वो दिया गया वैज्ञानिक हुए थे डिक्सन, एक वैज्ञानिक हुए थे डिक्सन व जोली। ये 2 वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने भौतिक बल सिद्धांत के अंदर का सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है आपके डिक्सन एंड जोली। इनके अनुसार क्या है, ससंजन बल, कि भाई इन्होंने क्या बताया कौन सा आपके बल है वो जिम्मेदार होता है आपके रसारोहण की क्रिया के लिए। तो इनके अनुसार है ससंजन आसंजन बल, ससंजन बल एवं ससंजन बल एवं वाष्पोसर्जन अपकर्ष, वाष्पोसर्जन अपकर्ष, या इसे कहा जाता है खिंचाव या तनाव, ठीक है। ये रसारोहण के लिए इन्होंने बताया था ये बल जिम्मेदार होते हैं और यही सर्वमान्य सिद्धांत है डिक्सन एंड जोली का। अब देखो सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है, इसके क्या पॉइंट है उसकी बात करेंगे। देखिए एग्जाम में जब इतना बड़ा सिलेबस होता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन सर्वमान्य सिद्धांत से ही पूछाता है। वो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई रसारोहण की क्रियाविधि को समझाने का सर्वमान्य सिद्धांत किसने दिया था,
वो सिद्धांत क्या था समझाइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब एग्जाम आ जाते हैं तो एक तो ये आपको डाल देते, आपको पता होना चाहिए सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है। तो एक उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये चेक कर लेता है कि उसका मानस क्या होता है, कि वो पूछ लेता है भाई आपको नॉलेज है कि नहीं है। उसके बाद इसका अब हम पढ़ेंगे डिक्सन और जॉली ने किस प्रकार से समझाया कि भाई किस प्रकार से ये सिद्धांत देगा, इसके क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसकी अपन अब चर्चा करने वाले हैं। तो अब अपनी हेडिंग रहेगी डिक्सन तथा जॉली के ससंजन तनाव का सिद्धांत। डिक्सन एंड जॉली का सिद्धांत, ये किसकी बात करते हैं अब, क्या सिद्धांत है? डिक्सन तथा जॉली के ससंजन तनाव सिद्धांत। डिक्सन तथा जॉली के ससंजन बल सिद्धांत। बल सिद्धांत क्या कहता है सिद्धांत, इसकी बात करते हैं, या इसका क्या नाम है, अदर नाम वो भी लिख लेते हैं। इसे और अदर नाम से जाना जाता है अथवा इसको कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन कर्षण। वाष्पोत्सर्जन कर्षण या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ये इसके नाम हो गए। भाई ससंजन बल सिद्धांत भी कह सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन कर्षण सिद्धांत भी कह सकते हैं, या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव भी कह सकते हैं। ये इसका सिद्धांत के नाम हो गए। अब इसके महत्वपूर्ण अभिकृत क्या है, पॉइंट क्या है, किस बेसिस पे इन्होंने समझाया, उसकी बात करेंगे। पहली बात तो डिक्सन एंड जॉली का सर्वमान्य सिद्धांत, सिद्धांत नाम ससंजन बल सिद्धांत, वाष्पोत्सर्जन कर्षण सिद्धांत या वाष्पोत्सर्जन आपके खिंचाव सिद्धांत, एक ही बात, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। देखिए इन्होंने क्या कहा था कि पौधे में जड़ से लेकर पत्तियों तक जल का निरंतर अटूट स्तंभ होता है, इसे जल स्थितिक प्रणाली कहते हैं। कि क्या इन्होंने क्या कहा कि जो पौधे के अंदर जड़ से लेकर आपके पत्तियों तक, या ऐसे कह सकते हैं तने पत्तियों तक, जो आपके तने या पत्तियों तक जो जल जाता है, इसका एक निरंतर क्या रहता है, स्तंभ बना रहता है। निरंतर जल जाता है, उसका क्या रहता है, निरंतर अटूट स्तंभ बना रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके जल है वो ऊपर जाता रहता है। इसे क्या कहते हैं, जल स्थितिक प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल स्थितिक प्रणाली। देखिए सुनिए आप, जल स्थितिक प्रणाली क्या है, कि इनका पहला पॉइंट ये रहा कि इन्होंने कहा पौधे की जड़ों से जो जल तने और पत्तियों तक जाता है, इस जल का निरंतर लगातार ये जल क्या होता है, ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है, एक अटूट स्तंभ बना रहता है, जल टूटता नहीं, लगातार जल धीरे धीरे ऊपर बढ़ता रहता है। इस क्या कहा गया, इस प्रणाली को जल स्थितिक प्रणाली कहा गया। दूसरा इनका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या रहा, उसकी बात करते हैं। विगृत क्या रहा, इन्होंने कहा था कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि से पर्ण की सिराओं के जल स्तर में खिंचाव उत्पन्न होता है, और इस खिंचाव को वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। क्या है, देखो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ये रहा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या वाष्पोत्सर्जन कर्षण। क्या है कि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, कि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव क्या होता है कि भाई वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होता है, आपके जल की हानि होती है पत्तियों की सिराओं द्वारा। कि पत्ती द्वारा क्या होती है, जल की हानि, जिसे अपन क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। तो ये जल की हानि होती है पत्तियों में, जिसकी वजह से क्या होता है आपके कि जो पर्ण की जो सिराएं जल की हानि होती है, इसलिए क्या करती है, पत्तियां जो होती है क्या करती है, खिंचाव उत्पन्न करती है, ठीक है, ताकि जल क्या हो, ऊपर की तरफ आए। जो खिंचाव उत्पन्न होता है इसे क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। इसके बाद इन्होंने बताया महत्वपूर्ण पॉइंट, इसका तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या रहा, इन्होंने कहा जल के अणुओं के मध्य ससंजन बल जो लगता है, कि भाई जल के जो अणु होते हैं जैसे H2, ये जल का सूत्र होता है H2, तो ये जो इनमें बीच में जो एक बल लग रहा है, ठीक है, इनमें जो जल के अणुओं के बीच में, यह क्या कहलाता है, कोई ससंजन बल कहलाता है। तो ये ससंजन बल जो होता है, जो आपके जल के अणुओं के मध्य लगता है, ससंजन बल किसके मध्य लगता है, जल के अणुओं के मध्य, ये जल के अणुओं के मध्य जो बल लगता है, ठीक है, ये कितना मान, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 45 से 207 एटमो प्रेशर या वायुमंडलीय दाब। अब आप सोचिए मूल दाब तो 2 एटमो प्रेशर था, ये 45 से 207 एटमो प्रेशर तक बल उत्पन्न करता है, आपके वायुमंडलीय दाब उत्पन्न करता है। कौन सा, जल के अणुओं के बीच में मध्य जो लगता है। और इस बल के कारण क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव
से जल का स्तंभ टूटता नहीं है। अभी पढ़ा था ना कि जल लगातार जैसे पादप ऊपर जा रहा है जड़ से, ये क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि एक तो पत्तियां क्या करी, ये आपके वाष्पोषण खिंचाव भी पड़ा, तो वाष्पोषण खिंचाव क्या होता है कि पत्तियों के सिरों को जल क्या नहीं होती है, तो पत्तियां क्या करती है, एक आपके बल उत्पन्न करती है, खिंचाव उत्पन्न करती है, इसे अपन क्या कहते हैं, वाष्पोषण खिंचाव कहते हैं। तो ये खिंचाव उत्पन्न होता है और जल के अणुओं के मध्य H2O जो है इसके मध्य ये बल लग रहा है, जिसे क्या कहते हैं, ससंजन बल कहते हैं। ससंजन बल का मान कितना होता है, 45 से 207 एटमो प्रेशर होता है। इस दाब की वजह से क्या होता है, जल लगातार ऊपर बहता रहता है, ये जल ऐसे बहता रहेगा, जल का स्तंभ टूटता नहीं, लगातार जल बहता रहता है। और 45 से 200 आपने कहा था, एक एटमो प्रेशर जो होता है 10 मीटर तक जल चढ़ा सकता है, 10 मीटर ऊंचे पाद में जल चढ़ा दे। 45 है, अपन 45 भी मानते हैं, तो ये 450 मीटर ऊंचे पादप में जल पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। तो इससे ज़्यादा ऊंचे प्लांट तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है इसका, क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट, इसकी चर्चा करते हैं। कि चौथा पॉइंट क्या कहता है, किस प्रकार डिक्सन व जोली के सिद्धांत के अनुसार कि वाष्पोत्सर्जन से उत्पन्न तनाव तथा जल के अणुओं के मध्य जो ससंजन बल के कारण पादपों में जल को नीचे शीर्ष और निष्क्रिय रूप से खींच लिया जाता है, कि जल है ऊपर की तरफ खींच लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके इस कार्य में ना तो ऊर्जा खर्च होती है, ना जीवित कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है। तो रसारोहण पूर्णतः भौतिक बलों द्वारा संचालित होता है, और ये भौतिक बल क्या है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब क्या हो कि डिक्सन जोली ने क्या कहा था कि भाई ये जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या तनाव कह सकते हैं, या वाष्पोत्सर्जन कर्षण कह सकते हैं, ये क्या, यही बल है जो क्या करता है, और इसके साथ ससंजन बल जो क्या करता है, जल के स्तंभ को टूटने नहीं देता है, लगातार जल ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। तो कितने भी ऊंचे प्लांट होते हैं उनमें चढ़ जाता है, और ना तो इसमें क्या होती है, जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती है, कि भाई जीवित कोशिकाओं की जरूरत नहीं है, जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कि जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या है आपके, कि इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती है, ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है, ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। और उसके बाद उन्होंने लास्ट में क्या कहा था कि भाई सिद्धांत के समर्थन में कई प्रमाण दिए गए हैं, जैसे वाष्पोत्सर्जन की दर सीधे रसारोहण से संबंधित होती है। कहने का मतलब वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा तो रसारोहण भी ज़्यादा होगा। रसारोहण का मतलब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जल का चढ़ना, या ऐसे कह सकते हैं वाष्पोत्सर्जन समानुपाती होता है रसारोहण के, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट का। और लास्ट पॉइंट है कि इसमें कि दिन के समय पादप के स्तंभ में क्या होता है, शाखाओं में जल स्तंभ तनाव की स्थिति में होता है। तो वर्तमान समय में रसारोहण की क्रिया देखो कि भाई रसारोहण की क्रिया को समझाने का ये सर्वमान्य सिद्धांत है। दोपहर में क्या होता है, धूप ज़्यादा पड़ती है तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो, तो रसारोहण की क्रिया भी ज़्यादा होती है। तो इससे सिद्ध होता है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, जिम्मेदार है रसारोहण के लिए। तो इसलिए सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। कौन सा, डिक्सन जोली का कौन सा सिद्धांत, ससंजन का सिद्धांत, वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव सिद्धांत, या वाष्पोत्सर्जन कर्षण का सिद्धांत। तो इसके आधार पर आपके ये पूरा ये सर्वमान्य सिद्धांत, इसका आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है आपके। और ये आपके चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।